तो फाइनली मिस्टर ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर वापस आ गए हैं, लेकिन हमारे मार्केट के अच्छे दिन अभी तक नहीं आए हैं। मिस्टर ट्रम्प के आने से बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन एक उम्मीद मार्केट को जरूर है कि जो ये इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग कर रहे हैं, इंडियन मार्केट को छोड़कर जा रहे हैं, ये वापस आ जाएं। लास्ट 20 डेज में ही FIIs ने 1,84,000 करोड़ की सेलिंग की है। न केवल कैश मार्केट में बल्कि ये डेट मार्केट में और डेरिवेटिव मार्केट में भी अपना माल बेचकर जा रहे हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। जनवरी में अब तक 2.27% ऑलरेडी निफ्टी गिर चुकी है। लास्ट 6 मंथ में ये अराउंड 5% गिरी है और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं 9% के, लेकिन अगर सितंबर पीक के बाद से बात करें तो मोर देन 10% मार्केट करेक्ट हो चुका है टिल नाउ। सवाल ये नहीं है कि FII मार्केट छोड़कर क्यों जा रही है, सवाल ये है कि क्या ये वापस आएंगी और अगर आएंगी तो कब आएंगी और क्यों आएंगी। वैसे हमारे लिए एक राहत की बात है, FII 23 में भी मार्केट छोड़कर गई थी, 24 में भी मार्केट छोड़कर गई थी, लेकिन इन दोनों साल में निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं। 24 में अराउंड 9%, 2023 में अराउंड 20%। तो सोचिए जब ये वापस आएंगी तो हमें किस तरह के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, बट इन्हें भी ट्रेड करने से पहले सेबी से परमिशन लेना होती है। ये मेनली होते हैं, अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, यानी ये बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं और ये बड़ी मात्रा में पैसा लगाते हैं किसी भी कंट्री में और इसीलिए इनकी बाइंग और सेलिंग दोनों ही बड़ा इम्पैक्ट रखती है स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले ये पता करते हैं कि मार्केट में ये पैसा लगाते क्यों है और निकालते क्यों है। इन जनरल आंसर इज सिंपल, टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन जनरली इनका एम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ना होकर शॉर्ट टर्म गेन्स होता है। इसके पीछे आप लॉजिक भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये खुद की कंट्री में तो इन्वेस्ट करते नहीं है, ये दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दूसरी कंट्री में कब सिचुएशन चेंज हो जाए, पॉलिटिकल चेंजेस हो जाए, और जनरली ये डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा लगाते हैं तो वहां पर भी सिनेरियो थोड़ा रिस्की होता है। सो जनरली दे प्रिफर शॉर्ट टर्म गेन्स। और अगर आप डाटा देखेंगे तो पता चलेगा कि 24 में भी इन्होंने सितंबर के बाद अक्टूबर से जाना शुरू किया है, यानी अक्टूबर से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की है। लेकिन खतरे वाली बात ये है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये बहुत अग्रेसिवली की जा रही है। अक्टूबर में 1,11,000 करोड़, नवंबर में 1,14,000 करोड़, दिसंबर में थोड़ी कम है, जनवरी में अब तक ऑलरेडी 1,82,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है ओवरऑल। यानी FII मार्केट ऐसे छोड़कर जा रहे हैं जैसे देयर इज नो टुमारो। और इस तरह की सेलिंग दो बड़े इंडिकेशन दे रही है। पहली, अब इंडियन मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉफिटेबल नहीं है, यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे पहले वो 100 रुपए पर 20 रुपए कमा रहे थे, तो यहाँ पर रिस्क है कि 20 रुपए तो जाएंगे, ऐसा ना हो कि ये 100 रुपीज 90 रुपीज हो जाए। ऐसा क्यों लग रहा है, इन रीजंस को अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड सिनेरियो है कि उन्हें दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। जब अक्टूबर में FIIs ने सेलिंग शुरू की थी तो उन्हें यहाँ इंडियन मार्केट से ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही थी चाइना में, क्योंकि वहां पर 2 साल से मार्केट मरा हुआ था और यहाँ पर अच्छे रिकवरी पॉइंट्स दिख रहे थे। गवर्नमेंट ने स्टिमुलस अनाउंस किया था। इवन चाइनीज गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था कि वो स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करेंगे बाय प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड फंड्स। और ऐसे बड़े बड़े अनाउंसमेंट का बड़ा और क्विक रिजल्ट दिखा। मात्र 10 दिनों में यहाँ का स्टॉक मार्केट अराउंड 27% तक उछल गया और यही वो टाइम है जब यहाँ इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा सेलिंग हुई। यहाँ से माल बेचकर FIIs ने चाइनीज मार्केट में खरीदा और उसके बाद से लगातार चाइनीज गवर्नमेंट कुछ न कुछ मेजर्स उठा रही है। और अगर आप देखेंगे फिर से चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है फंड हाउसेस को कि वो चाइनीज मार्केट को बूस्ट करने में हेल्प करें, बाइंग स्टार्ट करें। और चाइनीज गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस अनाउंस किया था, जो कदम उठाए थे अपनी इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए, उनने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है और चाइनीज इकोनॉमी 5% से एक्सपैंड हुई है इन 2024। इसके उलट अगर हम इंडिया की बात करें तो चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, सबकी ग्रोथ कहीं आकर ठहर गई है। सभी एक राहत पैकेज की उम्मीद कर रहे हैं गवर्नमेंट से, लेकिन अब तक निराशा ही हाथ लगी है। अब देखते हैं बजट में क्या होता है। और इकोनॉमिक रिवाइवल का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लिक्विडिटी, यानी सिस्टम में पैसे का होना। इसे RBI इंक्रीज कर सकता था अपनी पॉलिसीज में, रेपो रेट को कम करके इंटरेस्ट रेट को
कम करके, लेकिन अब तक ये स्टेप नहीं उठाया गया है। दो आगे एक्सपेक्टेड है कि फरवरी में जो एमपीसी मीटिंग है यहाँ पर ये डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन अब हम ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं और अगर अब ये डिसीजन नहीं आया तो ऐसा ना हो बात हाथ से निकल जाए, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड हमारे रेट्स काफी हाई हैं। अगर इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो चाइना में 3.1 का इंटरेस्ट रेट है, जबकि यूएस में 4.63 का इंटरेस्ट रेट है और इसे भी ऑलरेडी रिड्यूस किया जा रहा है। लोअर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में पैसा लेकर आता है, तो ये ना केवल एफआईआई के लिए जरूरी है, ये हमारे मार्केट के लिए भी काफी जरूरी है, क्योंकि कंपनीज जो लोन लेती हैं अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उन्हें उस पर लोन कम देना पड़ेगा, उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इससे इकोनॉमी में रफ्तार आएगी, लोगों की ईएमआई कुछ कम होंगी तो वो पैसा भी मार्केट में आएगा, इकोनॉमी में आएगा और अल्टीमेटली जीडीपी बढ़ेगी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती हैं। क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ लास्ट 4 क्वार्टर से लगातार गिर रही है। लास्ट ईयर जहां हमने सेकेंड क्वार्टर में 8.2 का ग्रोथ रेट अपनाया था, करेंटली 5.4 ये जीडीपी का नंबर आया है, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। यानी मोटा मोटा आप देखें तो इंडियन मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव प्रॉमिसिंग दिख नहीं रहा है और चाइना कम था कि यहाँ पर यूएस मार्केट में भी काफी सारे अच्छे प्रोस्पेक्ट अब एफआईआईएस को दिखने लगे हैं। मिस्टर ट्रम्प ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था, तब से ही एफआईआईएस धीरे धीरे यूएस जाने लगे थे और ट्रम्प सरकार के आने के बाद अब अग्रेसिव सेलिंग इंडिया में हो रही है, क्योंकि अब ट्रम्प सरकार ने एक और बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया है हायर टैरिफ्स का। मोटे तौर पे समझें तो इंडियन प्रोडक्ट्स जो अब यूएस में बेचे जाएंगे, अगर वो 100 रुपए पर अब बेचे जाते हैं तो ट्रम्प सरकार पहले तो 100% टैक्स लगाने का बोल रही है ब्रिक्स कंट्रीज पर अगर इतना नहीं लगाएगी तो 25% भी अगर इंक्रीज करती है तो 100 रुपीज का सामान अब 125 रुपीज में मिलेगा अमेरिका में। तो जाहिर है इससे इंडियन कंपनीज की सेल कम होगी, लेकिन यहाँ पर भी हमारी प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इंडियन रुपीज ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। दो ये यूएस एक्सपोर्ट कंपनीज के लिए अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन हायर टैरिफ के कारण ये पॉजिटिव भी कोई बड़ा इम्पैक्ट लेके आने वाला नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर आएगा। दुनिया भर में एक्सचेंज रेट के लिए डॉलर का यूज किया जाता है जनरली, यानी अब हमें वर्ल्ड वाइड कहीं ट्रेड करना है तो $1 के बदले पहले अगर 80 रुपए देने थे तो अब 86 रुपीज देना होंगे और अब ये फिगर बढ़कर 90 रुपीज तक जा सकता है। और अगर एफआईआई के एंगल से हम ये बात देखेंगे तो अगर वो आज कोई स्टॉक बेचकर जाते हैं तो उन्हें 86 रुपीज के बदले $1 मिल जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर ये एक्सपेक्टेड है कि उन्हें 90 रुपीज चुकाने पड़े $1 के लिए। लेकिन अगर आज बेचकर वो 90 रुपीज जब वैल्यू हो जाए $1 की तब खरीदने आएंगे तो उन्हें डबल बेनिफिट हो जाएगा। आज $1 के बदले अगर कोई स्टॉक वो 86 रुपीज में खरीद सकते हैं तो $1 के बदले 90 रुपीज का स्टॉक वो खरीद पाएंगे। और अभी ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, यानी एफआईआईएस लौटकर वापस आएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें चाहिए एक बड़ा ग्रोथ ट्रिगर जो मिल सकता है बजट से और आरबीआई की पॉलिसी से। पर क्या ऐसा होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक काफी सारी उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं पर कुछ भी रिलीफ कहीं से भी नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या टैक्स रेट में कमी की जाएगी या स्टैम्प ड्यूटी या एसटीटी कम की जा सकती है स्टॉक मार्केट के लिए? कमेंट जरूर करें। और इतना सारा डाटा कलेक्ट करने में, उसे आप तक प्रेजेंट करने में हम काफी सारे एफर्ट्स करते हैं। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।